Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am your biology teacher Muhammad Ishtiyaq from Hadaf Group of College, Peshawar. Dear student, जिस तरह आपको मालूम है कि प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 में हमने किडनी स्टोन्स के बारे में पढ़ा था और किडनी स्टोन की जो सिम्टम्स होते हैं और ट्रीटमेंट ये हमने सब कुछ डिस्कस किया था। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 11 है होम्योस्टेसिस चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर कोर्स का लेक्चर नंबर 11 हमारे पास है रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर को हम किडनी फेल्योर भी कहते हैं और सिंपली उर्दू में इसको हम कहते हैं कि गुर्दे का फेल होना। जिस तरह रोजमर्रा जिंदगी में हम कहते हैं कि फलाने की गुर्दे फेल हो चुके हैं, तो गुर्दे फेल क्या है? असल में रीनल फेल्योर है। अब ये गुर्दे क्यों फेल होते हैं, इसके काजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, और अगर फेल हो जाए फिर हमने इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो रीनल फेल्योर या किडनी फेल्योर की डिफिनीशन क्या है? अ मेडिकल कंडीशन in which normal functions of kidney is gradually decreased। वो मेडिकल कंडीशन जिसमें नॉर्मल फंक्शन किडनी के क्या हो जाए, आराम आराम से क्या हो जाए, बंद होना शुरू हो जाए या वो कम होना शुरू। अब नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी क्या है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी का काम, मेन काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिन and other waste material from blood। अब अगर किडनी फिल्ट्रेशन ना कर सके, नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव ना कर सके ब्लड से, तो हम इस कंडीशन को क्या कहेंगे? रीनल फेल्योर कहेंगे या किडनी फेल्योर। और बेसिकली ये भी याद रखें कि असल में फिल्ट्रेटिंग ऑर्गन कौन है, यूनिट कौन है? वो निफ्रॉन है। जब निफ्रॉन अपना फंक्शन को देता है तब किडनी फेल होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि निफ्रॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो जब निफ्रॉन काम छोड़ दे तब क्या होगा? किडनी फेल होंगे, हमारे गुर्दे काम नहीं करेंगे। अब इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास। कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। किडनी जब फेल होते हैं तो 2 तरीकों से फेल हो सकते हैं। फर्स्ट वन को कहते हैं acute kidney failure। What? acute kidney failure। acute kidney failure का मतलब क्या है? Kidney suddenly become unable to filter waste from blood। जब अचानक किडनी काम छोड़ दे, क्या? जब अचानक किडनी ब्लड से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर आउट न कर पाए, तब इसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट किडनी फेल्योर। क्या कहेंगे? एक्यूट किडनी फेल्योर। डेवलप इन फ्यू आवर्स और इन फ्यू डेज। इस तरह नहीं होता कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, नहीं, कुछ घंटों में यह हो सकता है या कुछ दिनों में यह एक्यूट किडनी फेल्योर हो सकता है। सस्पेक्टेड केसेस, किन लोगों में यह आम हो सकती है, किन लोगों को एक्यूट किडनी फेल्योर हो सकता है? ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, वो मरीज जो पहले से हॉस्पिटल में होते हैं, मतलब उसको कोई और डिजीज है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्रिटिकली इल पीपल, वो लोग जिसको कोई सख्त बीमारी है, यानी आईसीयू में है, इंटेंसिव केयर यूनिट में है, ऐसे लोगों को भी क्या हो सकता है? एक्यूट किडनी फेल्योर हो सकता है। कैन बी फैटल एंड रिक्वायर इंटेंसिव ट्रीटमेंट। फैटल का मतलब क्या है? ये इंसान को अगर एक्यूट किडनी फेल्योर हो जाए तो इसको इंटेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अगर न की जाए इंटेंसिव ट्रीटमेंट तो ये उस इंसान को क्या कर सकती है? किल कर सकती है। ये एक्यूट किडनी फेल्योर मे बी रिवर्सेबल। हाँ, ये एक्यूट किडनी फेल्योर की एक अच्छी पॉइंट ये है कि
ये रिवर्स हो सकती है, मतलब दोबारा किडनी काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? इफ द पेशेंट इज इन गुड हेल्थ, अगर पेशेंट का जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छा हो, तब अचानक ये किडनी दोबारा फंक्शनलाइज हो सकते हैं। ये बेटा याद रखें कि अगर पेशेंट की सेहत जो है वो अच्छी हालत में है तो इसके किडनी दोबारा काम स्टार्ट कर सकते हैं। काजिस क्या है हमारे पास? समथिंग डैमेज द किडनी लाइक ब्लड क्लॉट्स, अचानक किसी वजह से किडनी को डैमेज हो गया ब्लड क्लॉट की वजह से। ब्लड क्लॉट तो आप जानते हैं जब ब्लड क्या हो जाए, जम जाता है, जिसकी वजह से फ्लो स्टॉप हो जाती है। और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स, या वहां पे फैटी फैट्स का जो लिपिड्स का जो टाइप है कोलेस्ट्रॉल, वो क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए। केमोथेरेपी ड्रग्स, केमोथेरेपी ड्रग्स कैसे कहते हैं? केमिकल जो हमारे पास मेडिसिन्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो उन ड्रग्स का यूज करने की वजह से हो सकता है। एंटीबायोटिक्स, अगर कोई इंसान एंटीबायोटिक्स ज्यादा यूज कर रहा है तो उसकी वजह से भी ये काज हो सकता है। टॉक्सिन, कोई और टॉक्सिक केमिकल्स है, उसकी वजह से भी। अल्कोहल, जो लोग शराब नोशी करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, उसको भी एक्यूट किडनी फेलियर हो सकती है। एंड कोकेन, वो लोग जो कोकेन इस्तेमाल करते हैं वो भी एक्यूट किडनी फेलियर का शिकार हो सकते हैं। तो इन काजेस का मतलब क्या है? क्या अगर हम अपने आप को इन चीजों से बचाए तो क्या होगा? हम एक्यूट किडनी फेलियर से बच सकते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। मतलब क्या है कि हम कहते हैं परहेज इलाज से बेहतर है। क्या अगर हम परहेज करें तो फिर हम बहुत सी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास है क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर को हम दूसरा नाम देते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। इज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। ये क्या है? जब हमारे पास ग्रेजुअली किडनी काम करना छोड़ जाए। मतलब क्या है? आराम आराम से किडनी अपना फंक्शन रिड्यूस करे, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रॉनिक रीनल फेलियर। और ये कुछ घंटों या दिनों की बात नहीं होती है, इसमें ईयर्स टू डिकेड्स लग सकते हैं, 10 सालों में हो सकता है। बहुत टाइम में ये आराम आराम से निफ्रॉन डैमेज होते होते फिर लास्ट में कंप्लीट किडनी फंक्शन स्टॉप कर देते हैं। मे नॉट अपीयर until kidney function is significantly impaired। इस तरह नहीं होता जिस तरह एक्यूट में हमने पढ़ा कि सडनली वो काम करना छोड़ देता है, बल्कि तब तक ये अपीयर नहीं होता जब तक किडनी, दोनों किडनी के जो फंक्शन है वो इम्पेयर्ड ना हो जाए। एक किडनी थोड़ा ज्यादा फंक्शन करेगा, दूसरा कम करेगा। इट कैन प्रोग्रेस टू ESRD। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज, वो गुर्दे की वो बीमारी जिसमें पेशेंट एंड स्टेज तक पहुंच जाता है। और एंड स्टेज क्या होता है? एंड स्टेज जब इंसान मौत के नजदीक पहुंच जाता है, इसको क्या कहते हैं? ESRD। एंड यूरेमिया, यूरेमिया मींस व्हेन यूरिया लेवल इज इंक्रीज्ड इन ब्लड, जब हमारे ब्लड में यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाए। तो ये क्या? ये क्रोनिक रीनल फेल्यूर प्रोग्रेस कर सकता है एंड स्टेज रीनल डिजीज में और यूरेमिया में, विच इज फैटल। ये क्या है? फैटल, इंसान को किल कर सकती है विदाउट डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। अगर एंड स्टेज रीनल डिजीज में या यूरेमिया की कंडीशन में क्रोनिक रीनल फेल्यूर हो चुका है, आपने क्या नहीं किया? आपने इसका इलाज नहीं किया, तो ये आपको किल कर सकता है। और इसका इलाज क्या होगा? या तो आपने डायलिसिस करना है। डायलिसिस का मतलब क्या है? आपने
किडनी तो फिल्ट्रेशन कर नहीं सकता, तो आपने आर्टिफिशियल प्रोसेस के जरिए अपने ब्लड को फिल्टर आउट करना होता है, किससे? नाइट्रोजिनस वेस्ट से। तो और सेकंड हमारे पास फिर कंप्लीट जो इसका इलाज है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है कि एक दूसरे बंदे से आपने क्या करना होगा, उसको डोनर कहते हैं, उससे आपने किडनी लेनी होगी, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप आपके साथ सेम होना चाहिए। काजेस क्या है? डेवलप ग्रेजुअल ओवर टाइम ऑफ एन ईयर टू डिकेड्स। देखो हमने क्यूट में पढ़ा था कि फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज में हो सकता है, जबकि इसमें क्या है? ईयर टू डिकेड्स। डिकेड्स कहते हैं 10 साल को। डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, द मेन कॉज ऑफ chronic renal failure is diabetes and hypertension, हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज आपको पता है, डायबिटीज मिलेटस जिसको हम शुगर कहते हैं, जियाबितस कहते हैं उर्दू में, नॉर्मल लोग इसको शुगर कहते हैं। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाए बियॉन्ड नॉर्मल लेवल, इसको डायबिटीज कहते हैं। तो जिन लोगों का डायबिटीज हो और हाइपरटेंशन हो उसमें क्रोनिक रीनल फेल्योर हो सकती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, अगर वो बंदा वो ड्रग्स ज्यादा यूज करता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जिस तरह ओमनिडॉल है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इन लोगों में भी चांस होता है कि क्रोनिक रीनल फेल्योर हो जाए। एंड एनाल्जेसिक मेडिकेशन, एनाल्जेसिक मेडिकेशन कैसे कहते हैं? एनाल्जेसिक मेडिकेशन का पेन रिलीवर, वो मेडिकेशन जो दर्द को खत्म करता है, तकलीफ को खत्म करता है, उसको क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक मेडिकेशन। तो अगर ये एनाल्जेसिक मेडिकेशन कोई इंसान बहुत ज्यादा यूज करता है तो उसमें भी ये क्रोनिक रीनल फेल्योर हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने याद करना है कि डायबिटीज से आपने किस तरह बचना है, हाइपरटेंशन से, और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को यूज नहीं करना है ज्यादा, और साथ में एनाल्जेसिक मेडिकेशन, थोड़ा बहुत दर्द हो जाए या कोई तकलीफ हो जाए तो आप फौरन ये टेबलेट ले लेते, वो ले लेते, इंजेक्शन लगा लेते। नहीं, आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेता है। आपने अपने इम्यून सिस्टम को यूज करना है, इतनी ज्यादा मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर आप ये मेडिकेशन यूज नहीं करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम खुद उस बीमारी से आपको छुटकारा दे सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा बहुत बीमार हो जाए एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं, फिर उसकी दवाई असर नहीं करते, दूसरे के तीसरे के, तो इतनी ज्यादा एनाल्जेसिक मेडिकेशन और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम यूज करते हैं कि उसकी वजह से फिर हमें साइड इफेक्ट होता है, और वो किस पे होता है? किडनी पे वो इफेक्ट हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है? इन चीजों से परहेज करना है, तब आपके किडनी सेहतमंद होंगे। सेहतमंद का मतलब क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड अच्छी तरह करेंगे, और जब ये अच्छी तरह होगी तो आपकी सेहत अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी तो आप पलेंगे फूलेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है किसके मुतालिक? ट्रीटमेंट के मुतालिक। तो ट्रीटमेंट किस तरह होती है इसकी, वो हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने क्या पढ़ना है? रीनल फेल्योर ट्रीटमेंट। क्या अगर किसी इंसान की खुदा न करे गुर्दे फेल हो जाए, फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, उसका इलाज क्या होगा? अब गुर्दे फेल हो जाते तो किसी इंसान को आप यूं नहीं छोड़ सकते, आप अपनी बेहतर कोशिश करते हैं कि हम उसका इलाज करें। तो रीनल फेल्योर ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रीनल डायलाइसिस। क्या है? रीनल डायलाइसिस। रीनल डायलाइसिस क्या है? प्रोसीजर टू फिल्टर टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड। डायलाइसिस का मतलब क्या है? वो तरीका जिसके जरिए हम आर्टिफिशियली ह्यूमन ब्लड को फिल्टर करते हैं टॉक्सिक मटेरियल से या टॉक्सिन से। फॉर एग्जांपल, एक इंसान का किडनी फेल हो चुके हैं, अब उसने क्या करना है? उसने
डायलाइसिस का तरीका अप्लाई करना है, जिसमें आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इस ब्लड की फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो इसके हमारे पास 2 टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज नोन एज पेरिटोनियल डायलाइसिस एंड द सेकंड वन इज नोन एज हेमोडायलाइसिस। हेमोडायलाइसिस। सबसे पहले को हम स्टार्ट करते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस। पेरिटोनियम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जिस तरह नाम से जाहिर है कि पेरिटोनियल डायलाइसिस, तो पेरिटोनियम क्या है? मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द एब्डोमिनल कैविटी। ये वो मेम्ब्रेन है जिसने हमारे एब्डोमिनल कैविटी को क्या किया है? इनक्लोज किया है, इसके इर्द गिर्द मौजूद है। इस पेरिटोनियल डायलाइसिस में हम यूज करते हैं नेचुरल मेम्ब्रेन को, किसमें? बॉडी में, और वो क्या है? पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम को हम यूज करते हैं। तो प्रोसीजर क्या है डियर स्टूडेंट? प्रोसीजर में 2 कैथेटर्स हम सर्जिकली इंसर्टेड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। 2 कैथेटर एब्डोमिनल कैविटी में सर्जिकली हम इंसर्ट करते हैं, जिसके जरिए क्या होता है? डायलासेट इंटर एंड लीव्स द कैविटी। डायलाइसिस फ्लूइड, डायलासेट क्या होता है? डायलाइसिस फ्लूइड वो इंटर होती है और बाहर आती है। एक ही थिएटर में हम क्या करते हैं? एक्सटेंड लगा लेते हैं, उसके जरिए वो डायलासाइड फ्लूइड का जो ड्रिप होता है उसके जरिए डायलासाइड फ्लूइड यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में पेरिटोनियम में आ जाती है। जब आ जाती है तो यहाँ से जो ब्लड वेसल्स गुजरे होते हैं वो कि उससे डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट मटेरियल डायलासाइड फ्लूइड में आ जाते हैं। जब वेस्ट मटेरियल वो फिल्टर कर लेते हैं, वहाँ पे जो डायलाइसिस फ्लूइड होते हैं वो कंसंट्रेटेड हो जाते हैं उन वेस्ट मटेरियल से। फिर क्या होता है? दूसरे के थिएटर में उसी बैग में जिसमें पहले डायलासेट फ्लूइड था वो तो खाली हो चुका होता है, फिर दूसरे के थिएटर में वो डायलासेट फ्लूइड जिसमें वेस्ट मटेरियल होते हैं वो दोबारा मूव हो जाते हैं। जब फुल हो जाता है वो गन नाइट्रोजिनस वेस्ट सारे मौजूद होते हैं, फिर उसको हम वॉशरूम में क्या कर लेते हैं? ड्रेन कर लेते हैं। अब स्टेजेस 2 है इसमें। एक्सचेंज, जिसको हम कहते हैं ड्रेनिंग द डायलासेट इन एंड आउट ऑफ द कैविटी, जिसमें हम क्या करते हैं? एक्सचेंज वो स्टेज है जिसमें हम डायलासेट को पहले इन करते हैं और आखिर में फिर आउट करते हैं। इस स्टेज को क्या कहते हैं? एक्सचेंज स्टेज। सेकंड है हमारे पास ड्वेल, ड्यूरिंग विच डायलासेट रिमेन्स इन द एब्डोमिनल कैविटी। जिस तरह मैंने कहा कि जब पहले हम इसको इन कर लेते हैं तो ये यहाँ पे पड़ी होती है ताकि वो ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करे? डिफ्यूजन के थ्रू ऑब्जर्व करे, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करे। तो ये वो ड्यूरेशन होता है जिसमें डायलासेट फ्लूइड इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी मौजूद होती है। अंडरस्टैंड? एडवांटेज क्या है? इसमें मोबिलिटी आप कर सकते हैं और कैन परफॉर्म एट होम, घर में बैठे आप कर सकते हैं। इसकी एक जबरदस्त खूबी यह है कि आप घर में इसके लिए आपने हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, सही है, और साथ में आप इसके साथ काम भी कर सकते हैं, इधर उधर चल भी सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? पेरिटोनियल डायलाइसिस। सेकंड हम जाते हैं हेमोडायलाइसिस की तरफ। इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड आउटसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ डायलाइजर मशीन। इसमें तो विद इन बॉडी हम क्या करते थे? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड करते हैं, लेकिन हेमोडायलाइसिस वो फिनोमेना है जिसमें वेस्ट मटेरियल को किस तरह रिमूव करते हैं? ब्लड को बाहर लेके आते हैं, सर्कुलेट कर लेते हैं। वहां पे बाहर एक मशीन लगी होती है जिसको हम कहते हैं डायलाइजर मशीन। आप लोग अगर किडनी सेंटर चले जाए तो आप लोग वहां पे अच्छी तरह उसको देख सकते हैं। एक बेड पे पेशेंट होता है, उसके साइड पे एक मशीन होता है जिसको डायलाइजर मशीन कहते हैं। उस डायलाइजर मशीन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें, a catheter is inserted into a blood vessel in arm। यहाँ पे कैथेटर इंसर्ट करते हैं, आर्टरी से ब्लड मूव होता है टुवर्ड द डायलाइजर मशीन,
सही है। और दूसरा कैथेटर यहाँ वेन के साथ लगा लेते हैं। आर्टरीज में ब्लड जाता है कहाँ पे, टुवर्ड्स द डायलाइजर मशीन, वहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वेस्ट मटेरियल दूसरे साइड पे चले जाते हैं और ब्लड साफ हो जाती है। जो ब्लड साफ होती है वो दूसरे कैथेटर में वेंस की तरफ आ जाती है, और जब वेंस की तरफ आ जाती है तो वेंस इसको भेज देता है हार्ट की तरफ। हार्ट पंपिंग करता है, फिर पूरे बॉडी को साफ ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो डायलाइजर मशीन का काम क्या है, रिमूव द टॉक्सिन। क्या करता है, ब्लड जब डायलाइजर मशीन में आ जाती है तो टॉक्सिन को रिमूव कर देती है। जब क्लीन हो जाती है ब्लड, देन रिटर्न टू द बॉडी थ्रू सेकंड कैथेटर। जो मैंने अभी कहा कि सेकंड कैथेटर होता है, वो क्या करता है, वेसल में वेंस, स्पेशली वेंस की तरफ उसकी अटैचमेंट होती है, वो उस ब्लड को, ये हम क्यों दो यूज करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हम दो क्यों यूज करते हैं। हम दो इसलिए यूज करते हैं कि कैथेटर में तो जा रहा है ब्लड टुवर्ड द डायलाइजर मशीन। अब जो ब्लड प्यूरिफाइड होती है, फिल्टर होती है, वो फौरन वापस आती है। अब अगर दूसरा कैथेटर ना होता वापस आने वाला, तो अगर हम इस तरह करते कि पहले जो 6 to 7 लीटर ब्लड है हमारे बॉडी में, पहले पूरी ब्लड को मशीन में डालते, फिर उसकी सफाई करते, उसके बाद लेके आते। अगर उसके बाद हम लेके आते तो तब तक इंसान मर चुका होगा, क्योंकि अगर आप सारा ब्लड मशीन में डालेंगे तो बॉडी में तो कुछ नहीं होगा, फिर इंसान की डेथ हो जाएगी। इस वजह से हम दो कैथेटर यूज करते हैं। एक में जाता है, जो साफ होता है, फौरन वापस आता है, ताकि बॉडी को ब्लड की कमी महसूस ना हो जाए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें, इस प्रोसेस में लास्ट स्टेजेस में अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स लेता है, ये 3 to 4 आवर्स। लास्ट स्टेजेस में जो पेशेंट होता है उस पर सख्त टेम्परेचर आ जाती है, बहुत सख्त बुखार होती है उसकी, और वो बिल्कुल इस तरह शेकिंग करता है, शेकिंग एंड चिल हो जाते हैं। और साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये मोर इफेक्टिव है देन पेरिटोनियल डायलाइसिस। इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो सही तरह से हम इसको फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है। और रिस्क फैक्टर क्या है इसमें, रिस्क फैक्टर में रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस, स्पेशली हेपेटाइटिस सी, जिसको हम तुरजेड़े कहते हैं, ठीक है, काला यरकान जिसको हम कहते हैं, सही है। और ब्लड बर्न डिजीजेस भी हो सकती है। ये क्यों होता है, क्वेश्चन होता है कि जो किडनी, जिन लोगों की किडनी फेल हो जाते हैं, उसको अक्सर अगर आप लोग देखते हैं लास्ट में ब्लैकिश कलर आते हैं नज़र, वो क्यों नज़र आते हैं, अक्सर उन लोगों को फिर हेपेटाइटिस सी की बीमारी भी होती है। जो डायलाइजर मशीन होता है किडनी सेंटर में, वो तो ज़्यादातर लोग प्राइवेट की तरफ मूव करते हैं, वहाँ पे न तो उसकी स्टीरलाइजेशन होती है। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा आ गया, उसकी डायलाइसिस हो गई, वो चला गया, फिर फौरन दूसरे की बारी, फिर तीसरे की बारी। अब 10 बंदों ने एक दिन में क्या किया, डायलाइसिस किया उस मशीन के थ्रू। इसमें से अगर फर्स्ट वन की हेपेटाइटिस सी है तो बाकी 9 ने जो इस मशीन के जरिए डायलाइसिस किया उसको भी क्या होगी, हेपेटाइटिस सी हो जाएगी। तो अक्सर पेशेंट की इसमें हेपेटाइटिस सी हो जाती है किडनी फेलियर में जब वो हेमोडायलाइसिस करते हैं, सही है। ये मैंने खुद देखा है, और होता इसलिए है मैं खुद इस कंडीशन से गुजर चुका हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब को भी किडनी फेलियर हो चुका था, और मैं क्लास 8 में था, और मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब चीज़ें देखी है। तो रिस्क फैक्टर क्या है, सेकंड ब्लड बर्न डिजीजेस है, इंजरी ब्लड वेसल्स, इंजरी ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल में कैथेटर लगाते हैं वो इंजर हो जाते हैं, और माइक्रोस्कोपिक डैमेज टू ब्लड सेल्स को भी डैमेज पहुंच सकता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हेमोडायलाइसिस। हेमोडायलाइसिस में क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं उस मशीन को, या डायलाइजर भी कहते हैं, उसके थ्रू हम ब्लड प्यूरिफिकेशन करते हैं। इज इट क्लियर। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन, और उसके लिए हमने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाना होगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने क्या पढ़ना है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन किसे कहते हैं, जब
किसी इंसान के गुर्दे या किडनी फेल हो जाए तो एक तो उसने आर्टिफिशियल प्रोसेस करना है डायलिसिस का, लेकिन डायलिसिस के थ्रू अगर इंसान की सेहत अच्छी है तो ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर वो ओल्ड स्टेज में है, अबाउ 40 है, 45 है, 50 है, फिर वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक जिंदा रहेगा डायलिसिस के थ्रू, या फिर 1 साल तक, क्योंकि इसमें फिर जो हेपेटाइटिस सी हो जाती है उसकी वजह से उसकी कंडीशन बहुत ही नाजुक हो जाती है। और साथ में ये भी याद रखें कि हेमोडायलिसिस अगर उसकी सेहत अच्छी है तो क्या होता है, महीने में पहले 1 बार किया जाता है, फिर 2 बार, फिर इसी तरह हफ्ते में 1 बार, फिर हफ्ते में 2 बार। जितनी उसकी हालत बिगड़ती जाएगी तो उसका क्या होगा, उसको ज्यादा डायलिसिस करना पड़ेगा। तो अल्टरनेट मैकेनिज्म हम क्या कर सकते हैं कि हमें डायलिसिस से छुटकारा मिले और ये इंसान हमारे पास ज्यादा देर तक जिंदा रहे। जिंदा रहना और मौत ये तो अल्लाह की हाथ में है, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो किसी का बाप भी हो सकता है, किसी की माँ भी हो सकती है, किसी की बहन भी हो सकती है और किसी की बेटी भी हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। किसी दूसरे इंसान से जिसको हम डोनर कहते हैं उससे किडनी लेते हैं और उस इंसान में क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, सेट करते हैं ताकि वो जिए। रिप्लेसमेंट ऑफ a diseased or missing or damaged kidney with a donor kidney। अगर किसी इंसान की बॉडी में एक डिजीज किडनी है या डैमेज किडनी है या मिसिंग किडनी है तो उसको क्या करे, रिप्लेस करे, किसके साथ, डोनर किडनी के साथ। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्या कहेंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब इसके लिए कैंडिडेट्स कौन होते हैं, इन स्टेज पेशेंट आर कैंडिडेट्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन। वो पेशेंट जिसका स्टेज कहां पे पहुंच चुका हो, एंड पे पहुंच चुका हो। जिस तरह हमने ESRD पढ़ा, एंड स्टेज रीनल डिजीज, इस टाइम पर उस पेशेंट के लिए क्या है, सिर्फ एक ही चांस है कि उसने ट्रांसप्लांट करना है, और अगर ट्रांसप्लांट नहीं किया है तो फिर वो नहीं बच सकता। एडवांटेज इसके क्या है, पेशेंट शुड फ्री फ्रॉम डायलिसिस। पेशेंट तो एक डायलिसिस से फ्री हो जाता है, ये पेरिटोनियल और हेमो से, और दूसरी इंपॉर्टेंट कि वो खुद अपने बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से रिमूव करेगा, क्योंकि उसमें एक हेल्थी किडनी डोनर से आई है। अब डोनर रिसिपिएंट मैच क्या है, व्हाट इज डोनर रिसिपिएंट मैच। डोनर वो बंदा जो किडनी देता है, द पर्सन हु डोनेट किडनी to a diseased person is known as donor and who receive it is known as recipient। जो लेता है उसको recipient कहते हैं। तो डोनर रिसिपिएंट मैच, मैच का मतलब क्या है कि इनमें क्या क्या खूबियां, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होने चाहिए। उसमें सबसे पहले सेम ब्लड ग्रुप, अगर डोनर से लेना है तो डोनर का ब्लड ग्रुप पहले चेक करना है, अगर रिसिपिएंट का ओ ब्लड ग्रुप है तो डोनर का भी ओ होना चाहिए। मैच ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन व्हिच इज आल्सो नोन एज HLS। ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजेंस क्या है, ये प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ ल्यूकोसाइट्स है। ल्यूकोसाइट्स इज आल्सो नोन एज WBCs, व्हाइट ब्लड सेल। इनके सरफेस पे एंटीजन होते हैं और ये ह्यूमन बॉडी में टोटल है 6 HLS, 6 होते नंबर में। 3 या 3 से ज्यादा अगर मैच हो रहे हैं फिर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो सकता है। 3 या 3 से ज्यादा, 3 से कम हो तो फिर उसकी रिजेक्शन चांसेस ज्यादा होती है। डोनर्स ब्लड मस्ट नॉट इनिशिएट एन एंटीबॉडी रिस्पांस। ये याद रखें, इसके लिए पहले से टेस्ट की जाती है, क्रॉस मैचिंग की जाती है कि ऐसा ना हो कि जो डोनर का ब्लड है
वो इनिशिएट करे एंटी बॉडी रिस्पांस किसके साथ? रिसिपिएंट के साथ। इस फिनोमेना को कहते हैं नेगेटिव क्रॉस मैच। नेगेटिव क्रॉस मैच। एक और बात भी याद रखें कि इस दौरान ऑपरेशन से पहले उस पेशेंट को जिसमें किडनी सेट की जाती है, जो रिसिपिएंट है, उसको क्या करते हैं? एंटी सप्रेसिव ड्रग्स या इंजेक्शन लगाते हैं जो उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। वो इसलिए लगाते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सप्रेस हो जाए और वो जो डोनर किडनी दे रहा है उसको रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि अगर उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस ना हो तो फौरन उसको पहचान लेता है कि ये फॉरेन किडनी है और उसको रिजेक्ट कर देता है। रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन क्या है? ब्लीडिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान भी बॉडी से ब्लीडिंग होती है और कभी कभी फिर आफ्टर ऑपरेशन भी ब्लीडिंग होती है। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन। पोस्ट ऑपरेटिव कहते हैं आफ्टर ऑपरेशन। जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद इन्फेक्शन वहां पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो इसके भी चांसेस होते हैं। और ये भी याद रखें कि जो नई किडनी लगाते हैं ये लोअर इन एब्डोमेन दैट नेटिव किडनी देन नेटिव किडनी। जो पहले से मौजूद किडनी है उसको नेटिव किडनी कहते हैं, उससे थोड़ा नीचे लगाते हैं। इस वजह से उसकी जो प्रोटेक्शन होती है उसकी प्रोटेक्शन रिब्स नहीं कर पाती, इस वजह से वो वल्नरेबल होता है टू ट्रॉमेटिक इंजरी। एनी इंजरी को वो क्या होता है? वल्नरेबल, एक्सपोज होता है। ये भी एक रिस्क है। और आर्गन रिजेक्शन, जो अभी मैंने कहा कि कभी कभी ह्यूमन का खुद का इम्यून सिस्टम उस नई किडनी को क्या कर लेता है? रिजेक्ट कर लेता है कि ये हमारे बॉडी का अपना आर्गन या हिस्सा नहीं है। इसको क्या कहते हैं? आर्गन रिजेक्शन। तो ये हमारे पास क्या है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इन बातों का ख्याल रखना है। अल्लाह ताला किसी भी इंसान को इस बीमारी से दुचार न करे, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी है और इसका आखिरी रिजल्ट अक्सर ही क्या होता है? मौत होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट हो गई है लेकिन उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, नाकाम हुआ, किडनी रिजेक्ट हो गई, आर्गन रिजेक्शन हो गई। ज्यादातर केसेस में आर्गन रिजेक्शन आ जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसमें ये कंडीशन पर कम होते हैं। और साथ में ये बात भी याद रखें कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपने ये कुछ जो ब्लड ग्रुप है, HLS है और जो एंटीबॉडी रिस्पांस है, ये आपने चेक करने पड़ते हैं, अदरवाइज फिर किडनी फंक्शनलाइज नहीं होती। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक्स पढ़े हैं जो कहते हैं रीनल फेल्योर या किडनी फेल्योर की तरफ। फिर उसमें हमने एक्यूट फेल्योर और क्रॉनिक फेल्योर पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ट्रीटमेंट पढ़ी। फिर उसमें आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट किया है, हेमोडायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, और परमानेंट इसका इलाज किया है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्या? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारे पास है लेक्चर 12, उसमें हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे थर्मो रेगुलेशन। अल्लाह हाफिज़।